दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ BAU यानी कि BAU का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मतलब फॉर्म फिलअप करने का क्या क्या स्टेप है। और दूसरा ये देखेंगे कि कौन सा बच्चे अपीयर हैं, मतलब कौन सा बच्चे एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और तीसरी डाउट ये आ रहा था कि बहुत से बच्चे जब फॉर्म मतलब भरने जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि जैसे इन जनरल हम जो भी फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन भरते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, हालांकि मतलब इवन BAU यानी कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पहले खुद का मतलब जो भी फॉर्म होता था वो ऑनलाइन होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होगा। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कैसे होगा, जैसे आप मतलब BAU का पोर्टल पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर इस साइट पे जा सकते हैं। BAU के मतलब वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे जाएंगे और ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, मतलब ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके एक हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट करवा लेंगे। प्रिंट आउट करवाने के बाद क्या क्या प्रोसीजर है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था, अब ऑफलाइन एग्ज़ाम कर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, कहीं या तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप खुद से डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो किसी साइबर कैफ़े में जाएंगे, वहाँ पे आप इस फॉर्म को जमा कर ले मतलब डाउनलोड कर लेंगे वहाँ से हार्ड कॉपी में और फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। फिलअप कैसे करना है आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले आप क्या करेंगे कि इसमें जो ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है इसमें आप कोई टच नहीं करेंगे, यानी कि इसमें कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना, यानी कि नहीं लिख देना है कि रिजर्वेशन आपका कैटेगरी क्या है, रोल नंबर क्या है, आपको लिखना ही नहीं है, यानी कि यहाँ टच नहीं करना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। दूसरा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि आपको क्या क्या फॉर्म भरना है। पहला आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें पहला आएगा कि आपका नाम, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट इन इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में अपना नाम लिख लेंगे, उसके साथ साथ हिंदी में भी नाम लिख लेंगे अपना। देखिए, ऊपर इंग्लिश में नाम लिखना है, नीचे हिंदी में नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा है कि फादर्स नेम अपना लिख लेंगे, आप इंग्लिश में लिखिएगा और सारे चीज़ कैपिटल में भरिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन द कैपिटल लेटर, और आपको भी पता है कि कोई भी फॉर्म जब ऑफलाइन या ऑनलाइन भरते हैं तो कैपिटल लेटर में ही भरा जाता है। तो यहाँ अपना नाम लिख लेना है इंग्लिश में और नीचे हिंदी में, और इधर 2 नंबर पर अपना नाम लिखना, फादर जी का नाम लिख लेना है, तीसरे पर मदर का नाम लिखना है, चौथे में कोई गार्जियन है उनका नाम लिखना है अगर आपके फादर जिंदा नहीं है तो। अगर आपके फादर साहब नहीं हैं तो आपका कोई भी गार्जियन फैमिली का होता है तो वो वहाँ आपका नाम ऐड कर देना है, यहाँ लिखा हुआ है गार्जियंस नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। परमानेंट एड्रेस डालेंगे, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो वाला एड्रेस डालेंगे। परमानेंट एड्रेस का मतलब ही होता है कि जहाँ से आपका बर्थ पैलेस है, यहाँ जहाँ आप जन्मभूमि है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वो वाला परमानेंट एड्रेस डालेंगे जो मतलब आइडेंटिटी कार्ड पे होता है। जैसे आप वोटर ID कार्ड देखेंगे या आधार कार्ड देखेंगे तो वो वाला डालेंगे। मेलिंग एड्रेस का मतलब, मेलिंग एड्रेस का मतलब ये होता है कि आप टेम्पोररी अभी कहाँ रह रहे हैं। जैसे मान लो कि आप कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज के पास रह रहे हो, मान लो आप जॉब कर रहे हो तो किसी कंपनी के पास रह रहे हो, तो यानी कि आप अपने घर पे ना हो, कहीं दूसरे जगह हो, या इवन अपने घर पे भी हो, तो यानी कि प्रेजेंट टाइम आप कहाँ अवेलेबल हो। जैसे मान लो कि अगर BAU के द्वारा पोस्टिंग के मतलब पोस्ट के द्वारा आपके पास कोई मतलब फॉर्म जाता है तो आपको कहाँ जाएगा कि आप रिसीव कर पाएंगे, तो ये चीज़ें आपको डाल लेना है कि अभी आप कहाँ हैं, तो ये वाला लोकेशन सेकेंड नंबर पे डाल लेना है, ठीक है। और यहाँ फ़ोन नंबर डाल लेना है, फ़ोन नंबर अपना डालिएगा जो ऑन गोइंग हो, ऐसा नहीं कि डाल लीजिएगा जिसका मतलब जिसमें कॉल ही नहीं आता हो, तो ऐसा नहीं करना है, फ़ोन नंबर डाल लेना है। ईमेल ID मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ईमेल ID ऐसा डालिएगा जिस पे ईमेल आता हो, और जिस पे आपका ईमेल आए तो प्राप्त हो, मतलब ईमेल प्राप्त हो जाए कि आपके पास ईमेल आ गया है। उसके बाद आप तो जानते हैं सेक्स फीमेल है या मेल है वो डाल लीजिएगा, नेशनलिटी क्या है तो इंडियन डाल लीजिएगा, आर यू द डोमिना। और एक चीज़, हाँ, यहाँ सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही डाल सकते हैं, दूसरा कोई स्टेट के बच्चे नहीं डाल सकते हैं। तो सॉरी फॉर डैट, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना फॉर्म नहीं डाल सकते। ये सिर्फ डोमिसाइल है, जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं, जिनका नेशनलिटी मतलब जिसका रेसिडेंशियल बिहार का है, वो सिर्फ डाल सकता है इस एग्ज़ाम को। तो आप यहाँ पे यस, अगर यस है तो यस, नो है तो नो। या हालांकि आप नो लिख ही नहीं सकते क्योंकि नो वाले बच्चे को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ डोमिसाइल बच्चों को ही लिया जाता है। उसके बाद अगर रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे मान लो आप BC से आते हो, OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं, EC से आते हैं, अनरिजर्व से आते हैं। यहाँ पे कास्ट भी लिखना पड़ेगा कि किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ तो कैटेगरी हो गया, यहाँ कास्ट हो गया, तो कास्ट भी लिखना है। एप्लीकेशन में अगर आप मास्टर डालते हैं तो मास्टर पे टिक कर देंगे, अगर PhD के लिए डालते हैं तो PhD पे टिक कर लेंगे। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि मास्टर पे डालना है तो मास्टर टिक कर लिए और इसको कट कर दिए, नहीं, इस तरह आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो फॉर्म डालना है, जिसके लिए फॉर्म डालना है उस पर टिक लगाना। मान लो कि आपको मास्टर के लिए करना है तो मास्टर पर
टिक लगा दिए देन इनफ। इसके बाद ये नहीं पीएचडी पे कुछ नहीं करना है। अगर आप मान लो कि पीएचडी करना चाहते हो तो सिर्फ पीएचडी पे लगाइएगा, मास्टर पे कुछ नहीं लगाना है। उसके साथ साथ पीएचडी इन केस पीएचडी है अगर आपके पास तो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे पीएचडी में होता है ना कि हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट साइंस से ले रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो फ्रूट साइंस यहाँ पे सब्जेक्ट आप मेंशन कर लीजिएगा। हालांकि जो आपका सब्जेक्ट हो वो मेंशन कीजिएगा। डिटेल्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट बैंक कैसे बनाना है देखिए। ड्राफ्ट बैंक बनाने के लिए इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम पीछे मतलब लास्ट में देख लेंगे। तो यहाँ पे इसको छोड़ दिए। दूसरी चीज़ है पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एग्जाम बेसिस द अपियरिंग इंटर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स अपॉन द 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। देखिए क्या करना है बता देते हैं आपको। अगर आपको मास्टर के लिए एप्लीकेशन भरना है, मतलब अगर मास्टर करने के लिए आपको ये फॉर्म भर रहे हैं, तो आप मास्टर वाले डिग्री में नील रख देंगे, कुछ नहीं लिखना है। नील का मतलब ये नहीं कि आप नील वहाँ पे लिखते चल जाएंगे कि मेरे पास मास्टर डिग्री नहीं है या नील है। आप कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको मतलब जिस तरह आया हुआ है उस तरह छोड़ देना, इसमें कुछ फिलअप नहीं करना। आपके पास बैचलर डिग्री है, उसका यूनिवर्सिटी का बोर्ड का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूट क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट से आप किए वो नाम लिखना है। ऑब्टेंट मार्क मतलब कितने आप ऑब्टेंट किए, मार्क्स कितने ऑब्टेंट किए हैं बाय टोटल मार्क्स, मतलब टोटल ऑब्टेंट मार्क अपॉन टोटल मार्क्स। मान लो कि आपके 400 मतलब नंबर आए हुए हैं, कितने में से 500 में से, तो इस तरह लिखेंगे। 400 ऊपर लिख देंगे, फिर नीचे 500 लिख देना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेंट आपने कितना ऑब्टेंट किया और टोटल मार्क्स अपॉन में लिखना है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा डिवीजन है उसमें बता ही देता है कि आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है। परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, मार्क्स में कितने परसेंटेज आप लाए हैं ओवरऑल। पासिंग ईयर लिख देना है। और सब्जेक्ट में देखिए बीएससी एग्रीकल्चर में आपको क्या लिखना है, मतलब बैचलर डिग्री में क्या लिखना है, बीएससी एग्रीकल्चर, ओनली बीएससी एग्रीकल्चर लिखना है। इसमें आप सब्जेक्ट नहीं लिखने लग जाएंगे क्योंकि सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट होता है। तो बीएससी में क्या लिखना है, मतलब बैचलर डिग्री में क्या लिखना है, बीएससी एग्रीकल्चर लिखना है। बीएससी लिखकर कोस्ट में एग्रीकल्चर लिख देना है, ठीक है आपको। बाकी 12th का अगर डालते हैं तो यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूट नेम और कितने नंबर का है। जैसे 12th में मान लो कि 500 नंबर का होता है, तो 500 नंबर में आप ऑब्टेंट कितना किए हैं। मान लो कि आपका 336 नंबर आया, एक चीज़ मैं सपोज ले रहा हूँ, 360 नंबर आपका आया कितने में से, टोटल 500 में से। तो इस तरह आप फिलअप कर लेंगे कि आपका कितना मतलब टोटल कितना ऑब्टेंट हुआ टोटल मार्क्स में थे। अब यहाँ पे ये लिख लेंगे। उसके बाद डिवीज़न लिख लेंगे कि आप फर्स्ट है या सेकेंड है या कौन सा डिवीज़न से आप पास किए हैं 12th को। फिर उसके बाद आप यहाँ पे परसेंटेज लिख लेंगे, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट लिख लेंगे, उससे हम 10th वाले कर लेंगे। तो ये चीज़ें सारी रही। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है, डिस्क्लेरेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ ये लिखा हुआ है अपना सिग्नेचर कर लेना है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद अपने फादर साहब का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका फादर साहब नहीं है तो कोई भी घर का एक गार्जियन हो सकता है, तो यहाँ से आप उनका सिग्नेचर करवा लीजिएगा। उसके साथ साथ ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि कोई भी बच्चा ऐसे है जो फॉर्म फिलअप करने के दौरान वो अपना गलत कर रहे हैं। देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट मेड इन दिस फॉर्म मे रिजल्ट ऑफ द कैंसलिंग ऑफ द माई कैंडिडेट फॉर टर्मिनेशन ऑफ द माई एडमिशन एट एनी स्टेज ऑफ द माई कोस्ट रिस्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसमें क्या हम बता रहे हैं, मान लो कि कोई स्टूडेंट है, अगर वो ओबीसी से बिलोंग करता है, अगर वो गलती से ईबीसी लिख दे रहा है तो उसका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसका रिजेक्ट होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो कैंडिडेट का होगा। और ये मतलब नियम कहता है कि मतलब बीओ का नियम करता है कि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं या आप कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब डॉक्यूमेंट डालने के दौरान थोड़ा सा भी आपका गलती हो जाता है, अगर मान लो ओबीसी से है, अगर आप ईबीसी डाल देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। क्या रिजेक्ट कहीं देगा। उसके साथ साथ देखिए आपको क्या करना है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो बच्चे अपीयरिंग हैं वो डाल सकते हैं, तो हाँ आप अपीयरिंग हैं तो डाल सकते हैं, बट उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। जैसे आप पढ़िए, कैंडिडेट हु हैव द फॉरवर्डिंग ऑफिस। देखिए सिर्फ कैंडिडेट उसके लिए है जो अपीयरिंग है। पहला चीज़ क्या है, आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है, उसके बाद डिग्री लिखें, ड्यूरिंग किस मतलब कब से स्टार्ट है और कब तक अपीयरिंग आप रहने वाले हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी मतलब कि इस यूनिवर्सिटी में। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आपके पास एचओडी का सिग्नेचर होना ज़रूरी होता है। आपको ही पता है कि हेड मतलब कोई भी कोर्स का या कोई भी स्ट्रीम का हेड ऑफ मतलब एचओडी से आपका मतलब हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से साइन करवाना आपका जरूरी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं हम एचओडी से, एचओडी का, तो एचओडी का सिग्नेचर आपके पास कॉलेज का होना अनिवार्य है। उसके बाद डेट लिख देंगे, पहले से लिख देंगे कि आप कहाँ से और कितने कब का डेट है। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड का देखिए क्या प्रोसीजर है कि एडमिट कार्ड का भी अपना एक मतलब फॉर्म भरना है, जो भी लिखा हुआ है इसको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए आप
अगर देखिए कैपिटल लिखना है, सारी चीज़ को नाम लिख देना है, फादर्स का नाम लिख देना है। सब्जेक्ट अगर मास्टर में कर रहे हैं तो मास्टर के लिए कौन सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। पीएचडी करना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट में कीजिएगा वो लिख देना है। अपना फ़ोटो साइज़ लगा देना है एक, देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आता है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर हिंदी लिख देना है और कैंडिडेट का सिग्नेचर इन इंग्लिश लिख देना है। उसके बाद आप इस फॉर्म को, इस वाले कॉलम को आप नहीं टच करेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है फॉर ऑफिस ओनली, यानी कि सिर्फ ऑफिस के लिए है, यही आप कोई टच नहीं करेंगे। लास्ट ऑफ डेट का एग्जामिनेशन की बात करें कि किस समय का एग्जामिनेशन है, तो ये 29/6/2025 का, यानी कि अगले मंथ 29 तारीख का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये टेंटेटिव है। मान लीजिए कि 95% टेंटेटिव डेट का मतलब ये होता है कि एक डेट निर्धारित किया जाता है कि इस समय तक हम एग्ज़ाम ले लेंगे। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आता है तो उसमें अक्सर इसमें देखा जाता है कि संडे का एग्ज़ाम होता है। अगर मान लो कि 29 तारीख नहीं हुआ तो अगले संडे जो आने वाला है, नेक्स्ट संडे, उस संडे का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये चीज़ें रहा। उसके साथ साथ सेंटर में देखिए, सेंटर कहाँ आपको ऑफलाइन सेंटर मतलब वहीं देना पड़ेगा जिसका आप एग्ज़ाम बीएयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका होम सेंटर होगा, यानी कि वहाँ जाना पड़ेगा आपको सोबौर जाकर आपको एग्ज़ाम वहाँ देना होगा। उसके लिए सिग्नेचर, तो ये ऑफिस के लिए, तो आप यहाँ पे कुछ टच नहीं करेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कार्ड भी बना लेना है। वेरिफिकेशन कार्ड में जो जो अप्लीकेशन मांग रहा है, जैसे मान लीजिए कि टू बी फिल्ड द कैंडिडेट, मान लीजिए कैपिटल लेटर में नाम लिख लेना, फादर्स का नाम, मास्टर के लिए क्या गया, उसके बाद पोस्ट यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे, तो ये कार्ड बन जाएगा। उसके साथ साथ ये ऑफिस का मतलब ऑफिस के लिए है, तो यहाँ भी कुछ टच नहीं करना है। और जहाँ जहाँ लिखा हो फॉर ऑफिस यूज ओनली, वहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, कुछ सिग्नेचर नहीं करना है। अगर सिग्नेचर लिखा भी हुआ है तो आपको नहीं करना है। वहाँ का जो इन्विजिलेटर है वो करेंगे या रजिस्ट्रार करेंगे, उनका मतलब ये उनका मुद्दा है, वो जानेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्म तो भरा गया, लेकिन एग्ज़ाम डेट कब से कब हो जाएगा, तो एग्ज़ाम तो 29 तारीख होगा। कितने बजे से स्टार्ट होगा, मतलब 11 बजे से स्टार्ट होगा और 1 तक रहेगा, यानी कि 1 घंटा का एग्ज़ाम होता है। बहुत से बच्चे आ रहे थे कि सर इसमें निगेटिव मार्क्स रहता है। नहीं, इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 11 से 1 के बीच में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर में आपको ये एग्ज़ाम देना है। कैंडिडेट शुड ऑक्यूपाई दिस एग्जामिनेशन हॉल 10 मिनट बिफोर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एग्ज़ाम। अगर देखिए थोड़ा सा भी मतलब क्या करना है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा हुआ तो उसमें 10 मिनट पहले ही जाके अपने सीट पे बैठ जाना है। मान लीजिए आपका सीट अलॉटमेंट है, वहाँ का प्रोसीजर है, वो तो बात की बात है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको खुद ही ये सारी चीज़ें, और इवन आप एग्ज़ाम दिए भी होंगे मल्टीपल एग्ज़ाम, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे क्या होता है। उसके साथ साथ सेंटर पे आपको टाइम से पहले जाना है, ये नहीं कि टाइम बताया गया उससे थोड़ा लेट जाएंगे, क्योंकि इससे होता क्या है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और टाइम से पहले जाने पे वहाँ रिलैक्स होते हैं, कुछ बच्चे से बात करना है और ज़्यादा पेशेंस नहीं, मतलब ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं रखना है, पेशेंस अपने आप को रखना है, ये चीज़ें। आप अगर आपको मान लीजिए कि एडमिट कार्ड खो भी जाता है, तो एडमिट कार्ड के लिए आप 1 दिन पहले क्या करेंगे, ऑफिस से भी डुप्लीकेट एडमिट कार्ड वहाँ से ले सकते हैं। एक एडमिट कार्ड के लिए 50 रुपये आपको लग जाएगा। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो ये 11 तारीख को है। यहाँ पे सिग्नेचर, ये चीज़ें सारी ये वहाँ का प्रोसीजर है। जैसे आप वहाँ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपसे करा ली जाएगी। उसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है, और इसको पढ़ के आप लोग जाइएगा ज़रूर, इसमें जो भी लिखा हुआ है। देखिए आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहा है फॉर द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म में दे रहा है कि इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। प्लीज़ रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली बिफोर यूर द स्टार्टिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ये बता रहा है कि जो प्रोस्पेक्टस पे हमने वीडियो कल बनाया था उसके बारे में पढ़ लेना है कि आपको क्या क्या आपके लिए है इसमें, और क्या क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या टॉपिक होने वाला है, किसमें कितने सीट है, आप केयरफुली पढ़ ले एग्जाम मतलब फॉर्म भरने से पहले। उसके साथ कर रहा है द फॉर्म शुड बी द फील ऑफ द कैंडिडेट हिमसेल्फ, मतलब वो अपने से भरना है और कैपिटल लेटर में भरना है विथ ओवर राइटिंग यूज ऑफ द करेक्ट फील्ड ऑफ द वाइट नोट परमिटेड इनकम्प्लीट एंड द एडिट। अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपसे गलत फील हो जा रहा है तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे और ये फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। विल बी नोट बी एक्सेप्टेबल, यानी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जो भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसको ध्यान से कीजिएगा और बहुत ही बारीकी से आप फॉर्म भेजिएगा, एक एक करके देख के फॉर्म को फिलअप करना है। उसके साथ साथ देखिए लास्ट में क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताएगा कि इनक्लोज रिलेटिव डॉक्यूमेंट ऑफ द अप्लाई आधार कार्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म इन द बैंक इंक्लोज इन द एड्रेस। यही बता रहा है कि अपना डॉक्यूमेंट आपके साथ फॉर्म के साथ योग्यता दस्तावेज और आधार कार्ड मतलब छाया प्रति संकलन एवं तथा स्वयं का पता एक खाली लिफाफा के संघन में करें। देखिए
इसको हमने बताया कि ये जो फॉर्म है आप किस तरह ऑफलाइन भर लेंगे। ऑफलाइन भरने के बाद एक लिफाफा में पैक करेंगे, उसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी आप यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच के करने के बाद उस लिफाफा में एक मतलब ब्लैंक लिफाफा जिस पे आपका सेम सिर्फ एड्रेस लिखा हो, जिससे पता चल जाए कि अगर बी से कुछ आता है, बी ए से कुछ आता है तो आपके एड्रेस पे आए। उस एड्रेस का आप नाम लिख लेना है, उसमें ब्लैंक छोड़ देना, सिर्फ एड्रेस लिख देना है और ये सारी अटैच करके उस फाइल को पोस्ट कर देना है। मतलब पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल देना है, या आप स्पीडी कर सकते हैं तो वहाँ से ये हो सकता है। तो ये चीज़ें सी पॉइंट वहीं का रहा। डी नंबर में कह रहा है कि मतलब हाँ, अब हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ वहाँ था हम लोग का जो भी, यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोसीजर में था एडमिट कार्ड से पहले था, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे डिटेल्स बैंक ड्राफ्ट लिखा हुआ था, तो बैंक ड्राफ्ट के लिए यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ जो भी उसका नाम होगा, जैसे आपको पेमेंट कराना है, सॉरी अगर HDFC बैंक है तो उसके लिए पेमेंट IFSC कोड डालना है, IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड डालने के बाद जो कंट्रोलर है वो BOC सबॉर है, पेमेंट करना है। उसके साथ साथ आप जिस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी का फॉर्म फिल करना है। मान लीजिए आप मास्टर करना चाहते हैं तो मास्टर करना चाहते हैं, अगर ईवर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 14 मिलेगा, या OBC से आते हैं तो 1400 फॉर्म आपका मतलब फॉर्म ऑफ अप्लीकेशन होगा, उसके प्राइस ऑफ अप्लीकेशन होगा। उसके साथ साथ अगर आप SC ST से आते हैं तो 500, और PhD करना चाहते हैं अगर ईवा और OBC से आते हैं, EWS से आते हैं तो आप 1600 यानी कि 1600 आपका फॉर्म लगने वाला है। अगर वहीं आप SC ST से आते हैं तो आपका 600 लगने वाला है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे और यहाँ पे यही चीज़ें भरना है। देखिए जो भी बैंक का डिटेल्स था हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे ड्राफ्ट कैसे बनाना है, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ है डिटेल्स बैंक ड्राफ्ट लिखा हुआ था, तो इसमें क्या करना है, बैंक ड्राफ्ट नंबर वहाँ दिया हुआ है, वो ड्राफ्ट नंबर भर लेना है, डेट भर देना है। उसके बाद इशू ऑफ द बैंक एंड ब्रांच, कौन सा ब्रांच है वो ब्रांच भर देना है। आपका अमाउंट का मतलब यहाँ ये है कि आप जिस कैटेगरी से आ रहे हैं, आपके कैटेगरी में जितना फॉर्म का पैसा लग रहा है वो अमाउंट यहाँ पर डालना है और उस अमाउंट को डाल कर पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर लेंगे, ड्राफ्ट बना लेंगे और फिर पोस्ट कर देंगे। आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है ये सारे। उसके बाद पैसे के बारे में हमने बता दिया कि किन किन के कितना लगने वाला है। उसके बाद एक चीज़ आपको और देखिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14/6/2025 ये वाला डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट के बीच में ही चल जाना चाहिए। 14 तारीख 6 महीना 2025 तक आपका जो पोस्ट है वो आपके पास चल जाना चाहिए। सेंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करते हैं वो 14 तारीख को सबौर मतलब यानी कि BU में, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास पहुँच जाना चाहिए। आप कैसे पहुँचेगा भाई, तो आप 2 माध्यम से कर सकते हैं। पहला तो ये आप ये कर सकते हैं कि स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं स्पीड पोस्ट करते हैं, ठीक है, और वहाँ से आपका फॉर्म आप अपना बताते हैं कि कहाँ करना है नहीं करना है, उसके लिए आप एड्रेस डालते हैं, जो प्रोसीजर होता है फिर वो फॉर्म चला जाता है। 2-3 दिन का समय लगता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि फॉर्म को टाइम रहते हुए फिलअप कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप इतना कोशिश कीजिएगा कि उस टाइम पे आप पोस्ट मतलब स्पीड पोस्ट कीजिएगा जिस टाइम से क्या होगा कि 14/6/2025 से पहले मतलब आपका फॉर्म वहाँ BU के पहुँच जाए। अगर इससे लेट होता है तो आपका फॉर्म वहाँ नहीं पहुँचेगा और जिसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं। तो इस बात को ज़्यादा ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस डेट तक हमारा फॉर्म BU में पहुंच जाना बहुत अनिवार्य है। उसके साथ साथ यह है कि यदि विश्वविद्यालय में रहने के दौरान अभ्यर्थी तथा देखिए इसमें बताया गया जा रहा है, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फाउंड इज़ द फॉल्स। अब देखिए क्या बता रहा है, मान लीजिए कि फॉर्म भर दिया आप और उसमें कुछ गलत फॉर्म को फिलअप कर दिए, मतलब कुछ गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए और वो संस्था के माध्यम से या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उस समय नहीं देखा गया, आप किसी कारणवश नहीं देखने की वजह से भी आप मतलब उस एग्ज़ाम को दे दिए। अब जब आप डिग्री कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ड्यूरिंग आर द यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टे कर रहे हैं उस समय भी अगर आपको गलती मतलब गलत साबित होगा, गलत दिखाई दे देगा आपका डॉक्यूमेंट या गलत हो जाएगा तो आपका एडमिशन उसी समय कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्म भरना है, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ अप्लाई करना है वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए और मतलब ट्रूथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉल्स कुछ नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला वो जो अपीयरिंग स्टूडेंट उसको HOD से साइन करवाना है अपना साइन करके, और दूसरा ये ध्यान में रखिएगा कि फॉर्म भरने का फिलअप जो था पहले ऑनलाइन था,
अब ऑफलाइन हो गया है। ऑफलाइन में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेना है। उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट कर रहा है उसको अटैच कर देना है। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद एक ऐसा फॉर्म मतलब ऐसा एक सादा ब्लैंक पेपर भरना है जिसमें सिर्फ अपना एड्रेस रखकर उसको भी अटैच कर देना है, एक लिफाफे में डाल देना है। और जिस तरह आप स्पीड पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, उस तरह आप जाकर पोस्ट कर देना है। और 14 इस डेट को याद रखिएगा, 14/6/2025 तक आपका फॉर्म वहाँ पे चला जाना चाहिए, तभी जाके आपका एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम देने लायक आप एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ साथ आपका लास्ट डेट 10 तारीख का है, मतलब आपको भी पता है कि 10 के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो 10 और 14 4 दिन के बीच में आप ये काम कर लीजिएगा कि आपका स्पीड पोस्ट आपको वहाँ पहुँच जाए। तो ये सारा डिटेल्स रहा जिससे हम लोग देखें कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, समय से पहले अपना पोस्ट कर लीजिए, अपना फॉर्म डाल लीजिए और वहाँ पे अपना स्पीड पोस्ट कर लीजिए कि ताकि आपको कोई इन फ्यूचर दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। और जो भी कीजिएगा वो फेयरली और ट्रूथ कीजिएगा, कोई सा भी इसमें फॉल्स नहीं करना है। तो ये सारा रहा जिसमें हम लोग डिस्क्राइब किए, जो एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन किए जिसमें देखें कि क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है फॉर्म फिलअप करने के दौरान। और देखिएगा, और आप लोग इस फॉर्म को मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ कैसे फॉर्म हमने बता दिया, आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और एक चीज़, आपको कोई सा भी दिक्कत आता है किसी भी समय, अगर मान लीजिए कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रहा है, मतलब लाइफ में डिसीजन लेने की दिक्कत आ रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कन्फ्यूज जाते हैं कि उनको एमएससी करना है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सी ऐसी बातें होते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, चाहे आप लोग नोट कर लीजिए 8076921823। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे किसी भी समय कॉल नहीं करना है, मैसेज अपना ड्रॉप कर देना है। मैसेज का रिप्लाई 24/7 आवर्स हम अवेलेबल रहते हैं और आपको मैसेज का रिप्लाई दे देंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।